जल्दी ही हो रहा है, मुझे लगा शायद और जल्दी तो नहीं। नहीं सर, अच्छा इतनी जल्दी नहीं, ये सही टाइम है। अच्छा अच्छा, ओके। यूनिट एंड टेस्ट मिस्टर में क्या आएगा? बोस। सर बाकी जो जो नहीं आया सर, बायोमोलिक्यूल्स के बाद से सब कुछ आ रहा है। थोड़े से चैप्टर्स प्लांट फिजियोलॉजी में कट भी हो गए। मिनरल एंड न्यूट्रिशन वाला चैप्टर कट हो गया, फिर लोकोमोशन वाला भी चैप्टर थोड़ा सा कट हो गया है। हम्म। अच्छा वो अच्छा। सारे चैप्टर्स नहीं आ रहे, बट बाकी अच्छा, सब आ ही रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है। और हिबा साची, तुम लोगों के एग्जाम सेम वही? यस सर, फैब में। Feb में, चलो फिर ठीक है, कोई टेंशन नहीं। बाकी तो हम लोगों ने सिलेबस कर लिया होगा, जो ना तुम्हारे टर्म एग्जाम वगैरह बीच बीच में हो रहे होंगे, है ना? इनका तो सिलेबस हो गया होगा ना अपना, ये कुछ रह रहा है? सर हो गया। ठीक है, मैं वही जानना चाह रहा था, मतलब मैं, मेरा पूछने के पीछे पर्पस ये था कि पेस हमारा सही है ना, है ना? अगर मतलब किसी का कुछ इनफैक्ट, और किसी का अगर आउट ऑफ द सिलेबस आता है, मतलब जो हमने नहीं किया, ऐसा कोई एक दो चैप्टर आता है, एज यूजुअल जैसे बाकी सब लोग करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम ले लेते हैं, मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ, है ना? तो हो जाता है, ठीक है। तो वैसा तो कर ही लेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। तो चलो, अब आज स्टार्ट करते हैं, हमें ब्लड पढ़ना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, एक नॉर्मल सा मैंने बताया था ना, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, प्लाज्मा क्या होता है, सीरम क्या होता है, समझ में आ गया ना? और ब्लड कैप्सूल्स क्या होते हैं, वो तो सब पार्ट समझ में आ गया था, है ना? हाँ जी, बोलते आइए, समझ में आ गया था ना? लो, हाँ ना, कुछ भी नहीं है, नहीं समझ में आया था क्या जी? नहीं सर, समझ में आ गया था सर। हम्म, ठीक है फिर, रुको एक मिनट, होल्ड होल्ड। सर्कुलेट, सर्कुलेट। तो ब्लड कैप्सूल्स, पहले मैं एक डायग्राम दिखा देता हूँ तुम लोगों को, फिर उसके बाद ठीक है। देखो, तो हमारा सबसे पहले पार्ट है ब्लड। कंपोनेंट्स, देखो ब्लड एंड कंपोनेंट में सबसे पहले हमें देखना है कि, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आरबीसी सबसे हम लोग पहले पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले देखते हैं आरबीसी। तो आरबीसी को हमें, आपको भी पता है कि हम लोग रेड ब्लड सेल्स नहीं कहते, रेड ब्लड कैप्सूल्स कहते हैं। तो पहले, रादर देन गोइंग टू द आरबीसी, मैं एक काम करता हूँ, पहले हम लोग, मैं आपको पहले डायग्राम जो आपको दिखाने के लिए कह रहा था, तो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। तो देखो, देखो, इसमें आप देख पा रहे होंगे, है ना, कि ये अलग अलग जो हमारे ब्लड एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो ये हमारे आरबीसीज हो गई है ना, और ये व्हाइट ब्लड सेल्स हो गई। अब देखो, ये हो गई प्लेटलेट्स। आप देख रहे हो आरबीसी और प्लेटलेट्स में कोई टाइप नहीं दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो जो व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स हैं, डब्ल्यूबीसी है, इसमें मोनोसाइट क्या है, लिम्फोसाइट क्या है, इओसिनोफिल्स क्या है, बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है।
इतनी तरह की डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, सबका फॉर्मेशन बोन मैरो ही होता है, लेकिन सबके फंक्शन अपने अलग अलग होते हैं और सबके काम करने के तरीके अलग होते हैं, द वे दे फंक्शन, राइट। तो दोनों ही चीजें अलग अलग होती हैं, ये दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। तो ब्लड में सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं आरबीसी में, रेड ब्लड कैप्सूल्स में। तो मैं आपको रेड आरबीसी का आपको डायग्राम दिखाता हूँ। आरबीसी है, चलो आरबीसी में आ जाते हैं। आरबीसी देखो, ये हमारी और छोटा ज्यादा ही बड़ा हो गया। देखो, आरबीसी क्या होता है, इसको हम लोग इरेक्थ्रोसाइट्स भी कहते हैं ना। तो आरबीसीज का फंक्शन देख पा रहे हैं कि आरबीसीज का काम क्या होता है कि किसी भी तरह से ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाना। तो यहाँ पर आप देखें, जो रेड वाले आपको दिखाई दे रहे हैं हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है। हीमोग्लोबिन को एक्चुअली हम लोग एचबी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और हीमोग्लोबिन दो चीज से मिलकर बना होता है, एक तो आयरन ग्रुप से, एक तो आयरन से, और प्लस ग्लोबिन प्रोटीन से। ग्लोबिन एक्चुअली ग्लोबुलर प्रोटीन है, तो आयरन प्लस ग्लोबुलर प्रोटीन मिलकर के फॉर्मेशन करती है हीमोग्लोबिन का, राइट। तो ये हो गया हमारा हीमोग्लोबिन। इसे आरबीसी को हम लोग इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस इसमें होती नहीं है, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को, तो ये दोनों हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एक एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। देखो, HbO2 के साथ बॉन्ड बनाता है, और HbO2 मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। और एट्रियल मतलब जो आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, ये ब्राइट रेड कलर के ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करती है, ठीक है। तो हमारी जो आरबीसी, चलो हेडिंग कर लेंगे इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रोसाइट, आरबीसी को हम लोग रेड ब्लड सेल्स नहीं कहते, जैसे देखो यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स लिखा है, दैट इज रॉन्ग, है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, रेड ब्लड कैप्सूल्स बोलते हैं। तो हेडिंग डालिएगा आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड, रेड ब्लड कैप्सूल्स, CARPUSELES कैप्सूल्स, राइट। रेड ब्लड कैप्सूल्स, आरबीसी, या इन्हीं को बोलते हैं इरेथ्रोसाइट। नोट इट डाउन, पॉइंट्स के फॉर्म में लिखिएगा। नॉर्मल मैन एंड वुमेन हैव, normal men and women have 4.5 to 5 million. Normal men and women have 4.5 to 5 million RBC per ml blood, per ml blood. Abnormal rise in RBC, abnormal rise in RBC, abnormal 4 to 5,000 1000 नहीं भाई, 4.5 to 5 million RBC per ml. Next, abnormal rise in RBC. अब देखो, अगर इससे ज्यादा हो जाए तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, ज्यादा होना भी गड़बड़ है और कम होना भी गड़बड़ है। एबनॉर्मल राइज इन आरबीसी कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया। एबनॉर्मल rise in RBC is called polycythemia, and decrease in number of RBC is called erythrocytopenia, called erythrocytopenia. Next point, RBC are non-nucleated,
बाइकॉन्केव, आरबीसी आर मीन्स इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया था, आरबीसी आर नॉन न्यूक्लिएटेड, बाइकॉन्केव, non-nucleated, biconcave in shape. The size is 7 to 8 micrometer. Size is 7 to 8 micrometer in diameter. Size is 7 to 8 micrometer in diameter. Next point. Mature mammalian RBC, mature mammalian RBC do not have cell organelles, do not have cell organelles including nucleus. इसीलिए इन्हें ब्लड कैप्सूल्स कहा जाता है। सेल का हम स्टेटस नहीं देते हैं क्योंकि सेल होने के लिए इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेली और न्यूक्लियस होनी चाहिए। इसमें न्यूक्लियस तो होता ही नहीं, साथ में बहुत सारे ऑर्गेनेली भी मिसिंग होती है, इसलिए हम इनको कैप्सूल्स कहते हैं, सेल का स्टेटस नहीं देते। ठीक है, नेक्स्ट हीमोग्लोबिन। हाँ जी बेटा, ये वाला पॉइंट जो आपने बोला आपने, मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज डू नॉट हैव सेल ऑर्गेनेलीज including nucleus. Next, hemoglobin is made up of iron. Hemoglobin is made up of iron plus globin protein. Hemoglobin is made up of iron plus globin protein. Next, 100 ml of blood, 100 ml of blood of a normal individual, 100 ml of blood of a normal individual contain about 12 to 16 gram of hemoglobin, 12 to 16 gram of hemoglobin. Right? Next point. RBC is, अच्छा अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि मे बी हम डिस्कस भी हो सकता है कर चुके हो, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देखो जो इन्फेंट होता है ना, जो अपनी मदर के वॉर्म के अंदर, रेदर देन इन्फेंट उसको नहीं कहना चाहिए, तो हम उसे कह सकते हैं ये फीटस कहते हैं, है ना, सही टर्म होगा फीटस। तो जो फीटस होता है मतलब अनटिल अनलेस बेबी इज नॉट बोर्न इन दिस वर्ल्ड और वो अपनी मदर के वॉर्म के अंदर है, तब तक बोन मैरो डेवलप नहीं होती और बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन जब भी कोई इन्फेंट फीटस डेवलप होता है अपनी मदर के अंदर, तो फीटस के अंदर 2 to 3 मंथ में ऑलमोस्ट हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है ना। मतलब हार्ट बीट स्टार्ट है मतलब हार्ट पंपिंग कर रहा है, मतलब वो ब्लड ही पंप कर रहा होगा, ऑब्वियसली ब्लड ही होता है। तो उस इन्फेंट के या उस रेदर देन उस फीटस के बॉडी में ब्लड आया कहां से? अनबॉर्न बेबी के बॉडी में जो ब्लड होता है उसका फॉर्मेशन कहां होता है? दैट इज माय क्वेश्चन। कौन बताएगा? सर बोन मैरो में। बोन मैरो तो मैंने बोला बेटा उसमें होता ही नहीं है। जब तक बच्चा पैदा नहीं होता ना तब तक ब्लड का फॉर्मेशन मदर से ही आता है। मदर से सांची अगर किसी बच्चे में ब्लड आ जाए तो ये तय मानो कि उसको जॉइंटिस हो जाएगा। तो कई बारी जिन बच्चों में थोड़ा बड़ा मदर का ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाता है उनको जॉइंटिस हो जाता है। आपने सुना होगा आज की डेट में बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं विद जॉइंटिस। ठीक है,
ये वही बच्चे होते हैं। तो एम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चा अपनी मदर से, एम्बिलिकल प्लेसेंटा की हेल्प से बच्चा अपनी मदर से न्यूट्रिशन तो लेता है, बॉडी एक्सक्रीट आउट तो करता है, एक्सक्रीशन तो बॉडी से बाहर निकालता है, लेकिन ब्लड का ट्रांसफ्यूजन प्लेसेंटा से नहीं होता। मेरी बात याद रखना, हम लोग 12th में और डिटेल में पढ़े, प्लेसेंटा के स्ट्रक्चर भी पढ़े। और कोई एनीवन एल्स? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन, ठीक है। पता कहाँ होता है भाई साहब? लीवर में हमारे ब्लड का सिंथेसिस होती है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है जब हम पैदा नहीं हुए होते। जब पैदा हो जाते हैं तो बोन्स कार्टिलेज में कन्वर्ट, कार्टिलेज बोन्स में कन्वर्ट होती है, बोन मैरो का फॉर्मेशन होता है, तब बोन मैरो इस फंक्शन को टेक ओवर करता है, मदर से ट्रांसफ्यूजन है, ठीक है। क्लियर? नोट करिए, आरबीसी इज प्रोड्यूस्ड इन liver at embryonic stage. RBC is produced in liver at embryonic stage, but from birth onward, RBC is produced, but from birth onward, RBC is produced in bone marrow. Right? एक और पॉइंट लिख लेना, hemocytoblast, HAEMO, hemocytoblast in red bone marrow, hemocytoblast in red bone marrow gives rise RBC, Next, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, B12 and folic acid are, vitamin B12 and folic acid stimulate the maturity of RBC. Stimulate the maturity of RBC. Deficiency of these nutrient leads to anemia. Next point, the life cycle of RBC, or life span of RBC is of 120 days. Lifespan of RBC is of 120 days. Full stop. अच्छा, डेथ के बाद आरबीसी कहां पे जाती है? सर स्प्लीन। वेरी गुड। स्प्लीन को क्या बोलते हैं? स्प्लीन को क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं स्प्लीन को? देखो, नहीं पता। देखो, स्प्लीन को दो चीजें कहते हैं, दोनों बातें याद रखना, मैं लिखवा तो दूंगा ही, समझ लो, ठीक है। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, है ना, इसे कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, और इसी को भाई साहब ब्लड बैंक भी कहा जाता है ना। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है ब्लड बैंक, ठीक है, तो एक्चुअली अगर कहीं पे लिखा है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी लिवर तो गलत लिखा हुआ है ना। तो क्या होता है, अब 120 डेज पूरे हो जाने के बाद आरबीसी डेड हो जाती है। तो ऐसे अगर काउंट किया जाए तो हर दिन अप्रोक्सीमेटली 80 लाख आरबीसी, 80 लाख आरबीसी
मर जाती है हमारी बॉडी। और वो 80 लाख अगर रोज का रोज इकट्ठा होती नहीं तो वो तो एक हमारे ब्लड में बहुत गंदगी इकट्ठा हो जाएगी। तो स्प्लीन एक फिल्टर की तरह काम करता है, जब इससे ब्लड पास होता है तो डेड आरबीसी को रोक लेता है, उनको ब्रेक कर देता है। ठीक है, इसलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। अच्छा, अब अगर कहीं किसी कंडीशन में जैसे पॉलीसाइथीमिया मैंने आपको बताया कि ब्लड का अमाउंट बढ़ गया, तो जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है उसको स्प्लीन स्टोर कर लेती है, इसलिए इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं। एक और बात, स्प्लीन में ही आकर के डब्ल्यूबीसी मैच्योर होती है। ठीक है, तो ये स्प्लीन के फंक्शन होता है। राइट, नोट करिए। स्प्लीन is called blood bank and graveyard of RBC. Full stop. क्या था सर, रिपीट कर सकते हैं? Spleen is called blood bank or graveyard of RBC. Full stop. After death, all RBC after death, all RBC reaches to spleen and are broken over here. ठीक भाई, क्लियर है? आरबीसी समझ में आ गया? क्लियर? बताते जाओ जल्दी जल्दी। यस। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, है ना, नेक्स्ट इज नेक्स्ट हमारा ल्यूकोसाइट, है ना, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, नेक्स्ट इज, तो हेडिंग डालिए डब्ल्यूबीसी और लोग बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट। अब देखो डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट क्या होता है। तो पहले मैं डब्ल्यूबीसी के टाइप, अच्छा इसमें क्या है कि पहले ल्यूकोसाइट देखते हैं। डब्ल्यूबीसी तो अभी मैंने आपको दिखाया था। तो डब्ल्यूबीसी क्या क्या होता है, इसका शेप अपना फिक्स नहीं होता, है ना। अभी हमने एक डायग्राम देखा होता लास्ट पेज में, पीछे वाले पेज में, है ना। देखो इस वाले ब्लड कंपोनेंट में, इसमें आप देखेंगे कि हमने ऊपर अभी ये देखा, तो डब्ल्यूबीसी होती है। तो डब्ल्यूबीसी अलग अलग टाइप की होती है और इनका शेप फिक्स नहीं होता, लेकिन इनमें न्यूक्लियस अपना पाया जाता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें आ जाते हैं डब्ल्यूबीसी वाले पार्ट। तो पहले नोट करना स्टार्ट करो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। एक मेरा खुद का पीडीएफ है ना, उससे सब क्लियर हो जाएगा कितने टाइप की डब्ल्यूबीसी होती है, कैसी होती है। तो पहले नोट करो। द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी वेरीज, द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी वेरीज फ्रॉम 6,000 to 8,000 per mm cubic of blood, राइट। अब देखो कई बारी नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई डब्ल्यूबीसी आरबीसी का रेशियो क्या होता है, व्हाट इज द डब्ल्यूबीसी रेशियो आरबीसी, कोई बता सकता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, डब्ल्यूबीसी आरबीसी का रेशियो क्या होता है? हाँ मेराज बोलो। सर 1:2। 1:2। साची, एनी आइडिया? डब्ल्यूबीसी आरबीसी का रेशियो क्या होता है? हिबिया, एनी आइडिया? पुराना क्वेश्चन है नीट का। 1:600 होता है भाई साहब, ये रेशियो होता है, नोट करो। WBC and RBC ratio is 1:600. Full stop. Rise in WBC, rise in WBC is termed, rise in WBC is termed leukocytosis. Rise in WBC term leukocytosis, and
it shows acute bacterial infection. एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो अगर किसी बंदे में 8000 से ज्यादा आरबीसी है, उसको हम ल्यूकोसाइटोसिस बोलेंगे। इसका मतलब कि उसमें जबरदस्त बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में उसके हो चुका है, तभी डब्ल्यूबीसी के नंबर अपने आप बढ़ते हैं। ठीक है सर कैंसर के उसमें भी अपने आप बढ़ते हैं ना? हाँ, वो अनकंट्रोल डिवीजन होता है, राइट। मैं वही आपको बताने वाला था, ल्यूकेमिया उसको बोलते हैं, है ना। तो मैं लिखवा ही देता हूँ, देखो अब ल्यूकेमिया क्या है। तो देखो ल्यूकेमिया, है ना, ल्यूकेमिया इज एबनॉर्मल इंक्रीज। डब्ल्यूबीसी अपने बॉडी सेल्स को अटैक करते हैं, देखो जिससे राइट। अब जिससे देखो क्या होता है, हाँ राइट। डिजेनरेशन हो जाती है बॉडी की अपने आप ही। देखो क्या, हाँ बिल्कुल। देखो क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है। तो डब्ल्यूबीसी का शेप फिक्स नहीं है ना। अभी मैं उसके टाइप बताऊंगा। तो डब्ल्यूबीसी का मेनली, अब मेरी बात को पहले समझ ही लेना, है ना, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूँ, आगे समझाता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल, ये कोई डब्ल्यूबीसी, इसका शेप फिक्स नहीं है ना। अब डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, ये किसी भी एंटीजन को, तो मान लो ये कोई बैक्टीरिया है ना, एक बैक्टीरिया हो गया, इसको हम एंटीजन कहेंगे। ठीक है, एंटीजन कोई भी फॉरेन मटेरियल जो हमारी बॉडी का नहीं है, पार्ट नहीं है और हमें नुकसान पहुंचाता था, उसको हम एंटीजन कहते हैं। तो अब देखो डब्ल्यूबीसी कई तरह की होती है। कुछ डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं, जाएंगी और इस बैक्टीरिया को क्या करेंगे, खा जाए, है ना, और खा जाएंगे और खुद भी मर जाएंगे। ठीक है, दे विल ईट एंड डाई। ठीक है, ईट एंड डाई। ऐसी डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैगोसाइट्स। ठीक है, दूसरी, अब दोनों के मारने के तरीके हैं। दूसरी डब्ल्यूबीसी क्या करती है कि वो अपनी बॉडी से, वो इसको खाती वाती नहीं, और वो अपनी बॉडी से क्या करती है, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन छोड़, है ना, और ये प्रोटीन क्या करता है, जाता है और इसको किल कर देता है ना, एंटीजन को किल कर देता है। ये क्या है, प्रोटीन। इस प्रोटीन का हमने क्या बोला, ठीक है, इस प्रोटीन को हमने क्या बोला, इसी को हम लोग बोलते हैं भाई साहब एंटीबॉडी। ठीक है, इनको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। तो ये वाले जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, इनको नॉन फैगोसाइट बोलते हैं, नॉन फैगोसाइट, नॉन फैगोसाइट, है ना। तो नॉन फैगोसाइट्स होती है। तो डब्ल्यूबीसी दो तरह की होती है, फैगोसाइट्स और नॉन फैगोसाइट। इन्हीं को इम्यूनोसाइट्स भी बोलते हैं। वो फिर हम लोग डीप में जा रहे हैं, हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना, बाद में। तो समझ में आया, तो डब्ल्यूबीसी दो तरह की होती है। अब क्या होता है, ल्यूकेमिया में अनकंट्रोल्ड नंबर तो बढ़ते ही बढ़ते महाराज। अब ये क्या करती हैं, यहां पर ये फॉरेन मटेरियल को खाने का काम करती हैं। लेकिन ब्लड कैंसर में, ल्यूकेमिया मींस ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर में क्या होता है कि ये डब्ल्यूबीसी को सेंस खत्म हो जाता है कि बॉडी की ही सेल्स है कि फॉरेन मटेरियल, ये अपनी ही बॉडी की सेल्स को खाना शुरू कर देती है। उसको ऑटोफैगी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लड कैंसर। समझ आया, ब्लड कैंसर एग्जैक्टली है। ठीक है, तो नोट लिख कर लीजिए, एबनॉर्मल, और ये नोट कर लें जो मैंने लास्ट लिखा है। पॉइंट क्या बोला सर? क्या, लास्ट में क्या बोला सर, सुनाई नहीं दिया था। ऑटोफैगी, 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 है ना। जब सेल्स, जब बॉडी की, जब डब्ल्यूबीसी अपनी ही बॉडी की सेल्स को खाना शुरू कर दे, उसको हम ऑटोफैगी कहते हैं। ठीक है, ओके सर। ऑटोफैगी मींस दैट इज ब्लड कैंसर। तो नोट करेंगे, एबनॉर्मल इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी, एबनॉर्मल इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड, abnormal increase in WBC leads to abnormal increase in WBC leads to leukemia or blood cancer. Full stop. Fall in WBC, fall in WBC is called leukopenia. Leukopenia. Fall in WBC is called leukopenia. Next point. Shape is rounded or irregular. Shape is rounded or irregular. Full stop.
चेंज ऑफ शेप, अब देखो शेप चेंज कर लेती है डब्ल्यूबीसी, इसका बेनिफिट क्या है समझिए। इसका बेनिफिट भाई साहब ये है कि एग्जांपल के तौर पे ये हमारी सर वो ब्लड कैपिलरी, डिफिकल्ट प्लेसेस में जा पाएंगे हील करने के हाँ लिए। तो ये क्या होता है कि ब्लड तो भाई साहब इस पाइपलाइन में बहता है ना, लेकिन क्या होता है कि ये डब्ल्यूबीसी जो होती है, ये डब्ल्यूबीसी ये जो इनके बीच में कुछ क्रीक्स होते हैं है ना, उन क्रीक्स से क्या होता है, जैसे बिल्ली, कुत्ता आपके घर में नहीं घुस सकता है ना, डॉग आपके घर में नहीं एंट्री कर सकता है, लेकिन जो बिल्ली होती है ना, कैट, वो क्या करती है, आपके घर में अगर जालियां लगी हुई, ग्रिल लगी हुई ना, तो उस ग्रिल से भी अंदर चुपचाप से घुस आएगी क्योंकि फ्लेक्सिबल होती है। तो वैसे क्या होता है, ये लीक आउट करके बाहर निकल आती है ना, तो क्रीप आउट करके बाहर निकल आती है। ये बेनिफिट होता है शेप के चेंज कर पाने का। क्यों? इसका मतलब ये इन्फेक्शन मारने के लिए कहीं भी जा सकती है, अपनी ब्लड कैपिलरी से बाहर निकल करके भी आ सकती है। तो नोट करेंगे, चेंज इन शेप enables them, change in shape enables them to squeeze out, enables them to squeeze out of blood capillaries into tissue. Full stop. Next point. Change in shape enables them To squeeze out of blood capillaries into tissues. Next. Size of WBC. Size of WBC varies 10 to 20 micrometer, and it contain nucleus and it contain nucleus and cell organelle as well. Next point. Formation of WBC. Formation of WBC. Formation of WBC is called, formation of WBC is called leukocytosis. Is called leukocytosis or leukopoiesis or leukopoiesis, right? अब देखो अब मैं आपको एक वो दिखाता हूँ, एक पीडीएफ दिखाता हूँ, है ना। वो पीडीएफ मेरा खुद का ड्रॉ किया हुआ है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो मैं आपको हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। बहुत बड़ा। नेक्स्ट पेज में तो हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। WBC, types of WBC. Types and chart. इस पेज में करते हैं। हाँ, एक मिनट छोटा कर।
दिख रहा है ना सबको? दिखाई दे रहा है? हाँ जी, विजिबल है? बोलो भाई, तो बोलते नहीं यार। सबको दिख रहा है ना? बोलिए। महराज, दिख रहा है, दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो देखो अब यहाँ पर क्या है, डब्ल्यूबीसी को कितने टाइप में डिवाइड करना है ना, ये देखो। तो टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी में आप देख पा रहे होंगे, कुछ नीचे छुपा हुआ भी दिखाऊंगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी में देखो, तो सबसे पहले क्या है कि डब्ल्यूबीसी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। तो एक तो आप देखो कि डब्ल्यूबीसी को हम डिवाइड करते हैं ग्रेनुलोसाइट, है ना। ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म हैव ग्रेन्यूल्स, है ना। तो इसमें प्रोटोप्लाज्म में कुछ क्या पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और ये दो तरह की होती है, एक लिम्फोसाइट और दूसरी मोनोसाइट। तो फर्दर ग्रेनुलोसाइट को तो दो तरह की डब्ल्यूबीसी दो तरह, ग्रेनुलोसाइट एग्रेनुलोसाइट, है ना। ग्रेनुलोसाइट में इनके प्रोटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और उल्टा इसमें नो ग्रेन्यूल्स, है ना, और नीचे वाले में ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो पहले है एग्रेनुलोसाइट, है ना। तो दे हैव नो ग्रेन्यूल्स, नो ग्रेन्यूल्स इन प्रोटोप्लाज्म। और ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है कि दे हैव ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो इसमें नो ग्रेन्यूल्स, इसमें दे हैव ग्रेन्यूल्स। अब डब्ल्यूबीसी दो तरह की होती है, एग्रेनुलोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट। अब एग्रेनुलोसाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया था, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब देखो, जो लिम्फोसाइट होती हैं ये दे में बी बी सेल्स और टी सेल्स, ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दो तरह की होती है। ठीक है, जो लिम्फोसाइट होती हैं दे आर नॉन मोटाइल एंड नॉन फैगोसिटिक, है ना। एक तो ये मोटाइल नहीं होती, मतलब मूव नहीं करती हैं। दूसरा है नॉन फैगोसिटिक होती, क्या होती है मैंने अभी बता दिया थोड़ी देर पहले। दे प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी, तो ये क्या करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। दे डिस्ट्रॉय माइक्रोब, ये बैक्टीरिया वगैरह माइक्रोब को डिस्ट्रॉय करती हैं, और टॉक्सिन को। तो माइक्रोब और टॉक्सिन को, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में पूछा हुआ है। तो ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम लिम्फोसाइट्स करती हैं। ठीक है, अब देखो 20 to 25% ऑफ डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट होती है, इनका लाइफ स्पॉन कुछ ही दिन का होता है। लिम्फोसाइट दो तरह की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, जिनको बी सेल्स या टी सेल्स कहा जाता है। बी लिम्फोसाइट जो होती हैं ये बेसल ऑर्गन मतलब लिवर में प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो ये लिवर में प्रोड्यूस होती हैं और एंटीबॉडी बनाना इनका काम होता है। ठीक है, टी सेल जो होती हैं ये थाइमस में प्रोड्यूस होती हैं, थाइमस ग्लैंड में, और ये डायरेक्टली अटैक करती है और मार देती है अपने अपोनेंट को, है ना। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट भी दो कैटेगरी की होती है। क्लियर है यहाँ तक, लिम्फोसाइट समझ में आ गया। यस सर। अब दूसरा आता है मोनोसाइट, ट्यूमर सेल वाला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्यूमर सेल्स को मारने के लिए बी और कौन टी लिम्फोसाइट्स तो तभी बहुत सीवियर केसेस में रिलीज होते हैं। कौन टी टी लिम्फोसाइट, यस सर, बी। बी लिम्फोसाइट ना नो ना सर, देखो, टी लिम्फोसाइट्स सर, टी लिम्फोसाइट्स। बी की बात करो ना, बी नहीं सर, गवर्नमेंट, टी टी। टी लिम्फोसाइट। हाँ, टी लिम्फोसाइट का काम होता है कि ये देखो ये दोनों ही प्रोड्यूस होगी जब तुम्हारे पास सीवियर सीवियर मतलब नॉर्मल कंडीशन में नहीं प्रोड्यूस होते, है ना। जब एक्यूट इन्फेक्शन हो जाता है तो ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे इसको और डिटेल में। अब एक चैप्टर है, 6 चैप्टर है आई थिंक, यहाँ पे डिजीज एंड वो इम्यून सिस्टम करके है ना। आपके 12th वाले पार्ट में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि टी, फिर टी किलर सेल होती है, टी हेल्पर सेल होती है ना। तो इस तरह से करके कौन कौन सी होती हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे जाकर के आगे चल के। इसके बी सेल्स और टी सेल्स की भी टाइप पढ़ेंगे हम लोग 12th में। नेक्स्ट, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स दे आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल डब्ल्यूबीसी, पहला इंपॉर्टेंट चीज ये भी पूछा हुआ है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होते हैं, मोटाइल होती है और फैगोसिटिक होती हैं। दे एनगल्फ बैक्टीरिया एंड सेल डेब्री, तो ये बैक्टीरिया को खाने का काम करती है। 10 to 20 आवर्स इनका लाइफ स्पान होता है। ठीक है, अब आते हैं डब्ल्यूबीसी में, कौन वाली, ग्रेनुलोसाइट में। अब देखो ग्रेनुलोसाइट भाई साहब होती है दो तरह की। चलो देखो अब यहाँ आ जाते हैं। देखो अब ये ग्रेनुलोसाइट दो तरह की होती है ना।
कौन कौन सी? इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। एवरेज लाइफ स्पैन 4 to 5 डेज इनका होता है। अब देखो, इओसिनोफिल जो होती है, इट इंक्रीज इन द एलर्जी, अस्थमा एंड हे फीवर। दे हेल्प इन डिसॉल्विंग द ब्लड क्लॉट, ये ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम करते हैं। नॉन फैगोसिटिक होती है। सिमिलर लाइक लाइसोसोम, दे डिस्ट्रॉय द प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टन को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, अमीबा वगैरह। बेसोफिल्स दे रिलीज हेपरिन। हेपरिन का क्या काम होता है? हेपरिन का काम क्या होता है, जल्दी बताओ। हेपरिन बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होने देता, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉटिंग एजेंट बोलते हैं। हाँ, एंटी क्लॉटिंग एजेंट हेपरिन, ठीक है, बिकॉज इट डू नॉट अलाउ ब्लड टू क्लॉट इनसाइड बॉडी, ठीक है। और ये रिलीज करने का काम कौन करता है? बेसोफिल से रिलीज होता है, ठीक है। सेरोटोनिन एंड हिस्टामाइन। हिस्टामाइन हमारे अंदर एलर्जी कॉज करने का काम करता है, सेरोटोनिन का भी यही काम होता है, ठीक है। लीस्ट इन काउंट, सबसे कम नंबर में यही पाई जाती है, देयर लीस्ट इन काउंट, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स मोस्ट न्यूमरस, सबसे ज्यादा यही होती है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 60 to 65% पाई जाती है। ईट हार्मफुल जर्म्स एंड दैट्स व्हाई दे आर फैगोसिटिक, इसलिए फैगोसिटिक। बोलो क्लियर है? क्लियर भाई? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया दोनों का? नो सर, नहीं लिया। प्लीज पहले मैं ऊपर वाला करता हूं, उसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नीचे वाले पार्ट का लो, ठीक है। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट। पीडीएफ मिल नहीं सकती क्या हमें? क्योंकि सर अभी अपने लैपटॉप में हो तो इसलिए प्रॉब्लम होता है सर। पीडीएफ मिल जाएगी, ये निष्कर जी के पास होगी, वरना भेज दूंगा, ठीक है। चलो मैं निष्कर जी को भेज दूंगा, ठीक है, वो दे देंगे, ठीक। ओके सर। ओके, तो ये हो गया डब्ल्यूबीसी के फंक्शन, है ना, डब्ल्यूबीसी के टाइप। ये याद रखिएगा, ये पीडीएफ से बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके मेडिकल एग्जाम में, बहुत हेल्पफुल है। इसीलिए मैंने हैंड रिटन करके इस तरह के चार्ट इसीलिए मैंने बनाया है खुद से, है ना, जिससे कि आपके लिए ये बेनिफिशियल हो, ठीक। अब आ जाते हैं भाई साहब नेक्स्ट वाले। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालिए प्लेटलेट्स। चलो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं ना, प्लेटलेट्स दे आर आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। थर्ड काइंड, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। चलिए नोट करिए। फॉर्मेशन of platelets takes place at the bone marrow cells. Formation of platelet takes place at the bone marrow cells called megakaryocyte. Called megakaryocytes. Called megakaryocytes. Full stop. फर्स्ट पॉइंट क्या था? Formation of platelet takes place from bone marrow cells. Formation of platelet takes place from bone marrow cells called megakaryocytes. Full stop. Formation of platelet is called thrombopoiesis. Next, their lifespan is about a week. Their lifespan is about a week. Next, platelet factor help in blood clotting. Platelet factor help in blood clotting.
ठीक है भाई। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ब्लड ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए ब्लड ग्रुप। ठीक, अब आ जाते हैं भाई साहब ब्लड ग्रुप। तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन बताओ, हालांकि अब ये क्वेश्चंस तो पूछे जाना बड़ा मुश्किल काम है, बट स्टिल आपको पता तो होना चाहिए। ब्लड ग्रुप खोजा किसने था? हु डिस्कवर्ड एबीओ ब्लड ग्रुप? उसे पता है। ABO blood group was discovered by Landsteiner। पढ़ा होगा यार, लैंडस्टीनर, 10th में पढ़ा होगा, लैंडस्टीनर in 1900। ABO blood group was discovered by Landsteiner in 1900, while AB blood group was found out by De Castello and Stenny. De Castello and Stenny in 1902। In 1902, full stop। ABO blood group, इसका blood group, ABO blood group is determined by gene I। यहाँ पे I का मतलब होता है आइसोग्लूटिनिन। आइसोग्लूटिनिन, ग्लूटिनिन, आइसोएग्लूटिनिन। अब देखो यहाँ पर जो आपका ए ब्लड, जैसे ए ब्लड ग्रुप है तो ब्लड ग्रुप होते हैं 3 तरह के, हमने पढ़ा, ए बी, ए बी और ओ, है ना। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि 2 चीजें होती है ब्लड ग्रुप। ठीक है, एक तो होता है एंटीजन, है ना, और दूसरी होती है एंटीबॉडी। तो देखो जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें पाया जाता है ए एंटीजन और एंटीबॉडी पाई जाएगी बी। जो बी ब्लड ग्रुप होगा तो एंटीजन के बेसिस पे हमने इनका नाम रखा हुआ है। बी ब्लड ग्रुप मतलब उसे बी एंटीजन पाया जाएगा और एंटीबॉडी क्या होगी? ए। जो ए बी ब्लड ग्रुप होगा उसमें एंटीजन दोनों होंगे, इसलिए ए बी सिर्फ ए बी को दिया जा सकता है और किसी को नहीं दिया सकता, तो इसमें एंटीजन होंगे ए बी, है ना। और एंटीबॉडी क्या होगी? या इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, नो एंटीबॉडी। इसीलिए भाई साहब ये कोई सा भी ब्लड ले सकता है, किसी का भी ब्लड ग्रुप, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, इसीलिए इसे बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। समझ आया क्या? यूनिवर्सल Yes, sir. रेसिपिएंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप किसी को भी दे सकता है, क्यों? क्योंकि भाई साहब इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, नो एंटीजन। लेकिन ये ब्लड ले सिर्फ ओ से ही रख सकता है, क्योंकि भाई साहब इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। समझ आया? नोट कर लिया? नेगेटिव और पॉजिटिव कब होगा सर? वही बताने वाला हूँ, पहले इसको नोट करो फिर बताता हूँ आगे। मैं समझ रहा था कि अगला क्वेश्चन ये होगा, ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव होता है।
सर ओ को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ओ में भी ओ नेगेटिव। सर लिख लिया। लिख लिया, ठीक। अब देखो, अब इसमें एक चीज मैं और बताना चाहूंगा ना, कि ब्लड पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, जो मैं आपको बताता हूँ। चलिए समझिए, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। तो देखो, पहले मेरी बात को समझने की कोशिश करना। चलो नेक्स्ट पेज में देखो, एक चीज क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे कि सपोज दैट आपके पास कोई से भी ब्लड सेल्स है ना, कोई भी ब्लड सेल्स है, सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास किसी तरह की कोई ये है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक आरबीसी है ना। तो आरबीसी की जो सरफेस होती है, इस आरबीसी की सरफेस में एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन पाई जाती है ना। ये जो प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। ये जो प्रोटीन पाई जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं आरएच प्रोटीन, ठीक है। तो ये कवरिंग जो पाई जाती है आरबीसी की, इसका कोई काम नहीं होता, इसे बोलते हैं आरएच प्रोटीन, ठीक है। या इसी आरएच प्रोटीन को आप कहते हो आरएच फैक्टर, ठीक है। आरएच फैक्टर हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको खोजा गया था रीसस मंकी में। रीसस मंकी जानते हो, देखा है, देख रहे हैं नेट पे आज। रीसस मंकी क्यों? क्योंकि भाई साहब, आपने कोरोना की वैक्सीन खोजी, कोई सी भी मेडिसिन खोजी, अब सीधे उसे सीधे इंसान में थोड़ी लगा सकते हो, आप नहीं लगा सकते हो। ह्यूमंस आर नॉट एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म, यू कैन नॉट डू एनी एक्सपेरिमेंट इन ह्यूमंस, ठीक है। इट इज प्रोहिबिटेड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड दिस इज द क्राइम एक्चुअली। So what exactly is done? The vaccines are made and they are being tested on rhesus monkey. तो हम जितना भी टेस्टिंग करते हैं सब लास्ट rhesus स्टेज monkey। होता है, फर्स्ट माइस में करते हैं ना। हाँ, वो तो फर्स्ट ऑफ माइस में करते तो थर्ड हैं। स्टेज होता है। हाँ, तो वो मतलब जो छोटे-छोटे साइंटिस्ट होते हैं ना, है ना? जो छोटे-मोटे साइंटिस्ट होते हैं, उनको रिसर्च मंकी नहीं मिलता भैया। ओके, लाइक देयर आर लाइक व्हेन आई वाज़ इन मास्टर्स, सो देयर वर मेनी ऑफ द माय फ्रेंड, दे वर साइंटिस्ट इन डीआरडीओ। नाम सुना होगा ना, डीआरडीओ है, दिल्ली में जो लोग हैं, तिमारपुर में है। तो तिमारपुर में उनकी लैब है ना? तो मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह थे, व्हेन वी डिड मास्टर्स, तो बहुत सारे लोगों ने डीआरडीओ का एग्जाम दिया, डीआरडीओ ज्वाइन कर लिया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना? वो मेनली मिलिट्री के लिए काम करते हैं वो लोग, रिसर्च करते हैं। तो वन ऑफ द माय फ्रेंड, ही वाज वर्किंग ऑन लाइक न्यूरॉन डिजनरेशन एट हाई एल्टीट्यूड। तो हमारे जो सैनिक वगैरह होते हैं ना, जो लोग सियाचिन में हैं, है ना, या हाई एल्टीट्यूड में हैं, उनके क्या होता है, न्यूरॉन्स डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो न्यूरॉन्स डिजनरेट ना हो, तो वो लोगों को माउस दिए गए थे, सो दे वर्क ऑन द माउस, है ना। लेकिन जैसे अब कोरोना की वैक्सीन डेवलप हुई, या कोई वैक्सीन फाइनल स्टेज पे जो सीनियर साइंटिस्ट डेवलप कर रहे होते हैं, उनको रिसर्च मंकी दिए जाते हैं, वो लोग रिसर्च मंकी पे करते हैं, ऐसा होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च किस स्टेज पे है। फाइनल स्टेज पे जो टेस्टिंग होती है, उसके पॉजिटिव, प्रॉस, कॉन्स, साइड इफेक्ट, वो सब टेस्ट किया जाता है रिसर्च मंकी। जब रिसर्च मंकी में टेस्ट हो गया, तो फिर उसको टेस्टिंग से अप्रूव कराया जाता है, फिर जाकर के ह्यूमंस पे टेस्ट किया जाता है। अब देखो क्या है कि ये हो गया आरएच फैक्टर, हो गया जो रिसर्च मंकी में पाया जाता है। अब आरएच फैक्टर जो होता है, या आरएच प्रोटीन होती है, ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो अगर आरएच फैक्टर इफ प्रेजेंट, इफ आरएच इज प्रेजेंट, तो हम कहेंगे ब्लड ग्रुप क्या है, आरएच पॉजिटिव, ठीक है। और अगर
RH फैक्टर नहीं है, इफ RH इज एब्सेंट, तो अब क्या कहेंगे, ब्लड ग्रुप क्या है, RH नेगेटिव। नेगेटिव। अब समझ में आ गया कि पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, ठीक। अब एक बात और देखो कि जैसे क्या होता है कि चलो यहीं पे बता देता हूँ, नोट करके लिखना। बट अगर एक ऑर्गेनिज्म में जिसमें आरएच फैक्टर नहीं है, तो सर वो तो ज्यादा वनरेबल होगा जिससे जिसमें आरएच फैक्टर है उससे। नहीं यार, ये जिसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट होते हैं ना, ये जो आरएच फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये आरएच प्रोटीन भी एंटीजन की तरह काम करती है, समझ गए। अब तुमने क्या किया कि समझो मेरी बात कि मान लो मेरा तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, ठीक है, और मेरा बी नेगेटिव है, समझ गए। तो हम दोनों का ब्लड ग्रुप एक जैसा है, लेकिन मैं तुम्हें ब्लड दे सकता हूं, समझे। तुम मेरा ब्लड ले सकते हो, ठीक। क्यों तुम मेरा ब्लड ले सकते हो, क्योंकि हमारा तुम्हारा एंटीजन और एंटीबॉडी एक ही है, ठीक है। तो मैं तुम्हें ब्लड दे सकता हूं, लेकिन तुम मुझे ब्लड नहीं दे सकते हो। अगर मैंने तुम्हारा ब्लड अपनी बॉडी में चढ़ाया, तो क्या होगा, ये आरएच प्रोटीन जो है उसको मेरा ब्लड जो है कैसे बिहेव करेगा, एंटीजन की तरह लेगा, और मेरे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी पैदा होने लगेगी, और क्या होगा, दो ब्लड सेल्स जो होंगी वो चिपक जाएंगी। इसको प्लॉट हो एग्लूट, जाएगा। हाँ, उसको एग्लूटिनाइजेशन या क्लम्पिंग कहते हैं, समझ आया। प्लॉट हो जाएगा सर। क्लॉटिंग, उसको क्लम्पिंग कहते हैं, एग्लूटिनाइजेशन या क्लम्पिंग कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, अगर कोई भी मदर RH नेगेटिव है, समझना बात को, मदर RH नेगेटिव है, और उसका फर्स्ट बेबी जो है वो कैसा है, RH पॉजिटिव, समझ आया। तो क्या होगा, फर्स्ट बेबी सरवाइव विथ व्हाट, सरवाइव तो करेगा, लेकिन इसको क्या हो सकता है, इसको हो सकता है ये क्या कहते हैं इसको, जॉइंटिस, इट विल बॉर्न विद सर जॉइंटिस। सेम सेम ट्रांसफ्यूजन हो गया इनमें। ना ना, हाँ ब्लड का, राइट, ब्लड का जब ट्रांसफ्यूजन होता है तभी, है ना। तो ये RH पॉजिटिव है, ठीक है। अब क्या है, सेकंड बेबी व्हाट, अब क्या हुआ, पहला बेबी जब पैदा हुआ, जब उसकी बॉडी में था मदर के, तो मदर के बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडी पहले बेबी के पैदा होते ही बनने लगी, अब एंटीबॉडी मदर की बॉडी बन गई। दूसरा बेबी डेवलप ही नहीं हो पाएगा, सेकंड बेबी विल डाई, क्योंकि मदर की बॉडी सेकंड बेबी को कैसे ट्रीट करेगी, उसको एक एंटीजन की, उसके ब्लड को एंटीजन की तरह ट्रीट करेगी, और इसके खिलाफ एंटीबॉडी, मदर्स की बॉडी की एंटीबॉडी जो होगी वो अपने ही बेबी को मार देगी, समझ आया। यस सर। साची समझ में आ गया मेरी बात, हिबा, बोलो Yes, भाई, sir. क्लियर है। हाँ जी बोलिए, हिबा, इज इट क्लियर। Yes, sir. ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये क्वेश्चन में कई बार मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, ये कौन सी बीमारी हो गई, इसको कहेंगे क्या, ये क्यों मर गया, तो हम कहेंगे जो सेकंड बेबी होगा उसको एक डिजीज हो जाएगी, इस डिजीज को बोलते हैं HDN। HDN का मतलब होता है हीमियोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, HAE, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यू न्यूबॉर्न, ठीक है। नोट करो, नोट करो, नोट, नोट करके लिखो, इसको पहले ड्रॉ करो, नोट करो पहले जो लिखा हुआ है इसके।
नोट करके बताइएगा। Done, sir. हाँ? चलो नोट करो। If the fetus is RH positive, नोट करके, if the fetus is RH positive, if the fetus is RH positive and mother is RH negative, if fetus is RH positive and the mother is RH negative, first baby will survive, first baby will survive and second baby will die due to HDN, die due to HDN, राइट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यहां तक क्लियर है सबको, कोई डाउट? अब भाई साहब मैं आपको बताता हूँ ब्लड क्लॉटिंग की रिएक्शन कैसे होती है। मैंने तो आपको सिंपली बता दिया था कि ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे है ना। तो अब आप लिखिए, अब आपको मैं बताता हूँ ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखते हैं ब्लड क्लॉटिंग, हेडिंग डालिए, ब्लड क्लॉटिंग और कोगुलेशन एक ही बात है। ब्लड क्लॉटिंग और कोगुलेशन, तो ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन जो होता है, अब देखो अब देखो ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे, पहले मैं आपको बता देता हूँ, समझते जाइए मेरी बात को। तो सबसे पहले मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर ड्रॉ कीजिएगा, है ना। मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम से लिखवा दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो कहीं पे चोट लगी, है ना, किसी पर्टिकुलर जगह पे चोट लगी, ठीक है। जब चोट लगी तो टिश्यू इंजर्ड हुए, इंजर्ड टिश्यू। अब ये जो इंजर्ड टिश्यूज होते हैं ये क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं कुछ चीज, दे रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन, दे रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन, दे रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करने का काम करते हैं। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो कैल्शियम और प्रोटीन की प्रेजेंस में, कैल्शियम एंड प्रोटीन, इन दोनों की प्रेजेंस में, है ना, किसी पर्टिकुलर चीज का फॉर्मेशन करता है। तो किस चीज का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम टेक्स प्लेस, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम टेक्स प्लेस। तो प्रोथ्रोम्बिनेज एक एंजाइम होता है, उसका फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम टेक्स प्लेस, राइट। अब क्या होता है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि ब्लड प्लेटलेट जो होती हैं वो अपना काम करती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स दे disintegrate, and
releases platelet factor 3. प्लेटलेट फैक्टर 3 रिलीज करने का काम करते हैं, रिलीजेस प्लेटलेट फैक्टर 3. ठीक है, अभी जो प्लेटलेट फैक्टर 3 होता है ना, ये क्या करता है, ये भी यही काम करता है कि कैल्शियम और प्रोटीन की प्रेजेंस में, कैल्शियम एंड प्रोटीन की प्रेजेंस में थ्रोम्बिनेज प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का फॉर्मेशन करता है ना. प्लेटलेट फैक्टर जो 3 है, इसी को प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहा जाता है. मैं लिख देता हूं, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना. अब क्या होता है, ये अब जो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम है, ये क्या करता है कि इनएक्टिवेट हेपेरिन, हेपेरिन का को इनएक्टिवेट कर. हेपेरिन क्या है, एंटी क्लॉटिंग एजेंट. अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, जो ब्लड को नहीं जमने देना चाहता है ना. अब ये क्या करता है, इट इनएक्टिवेट हेपेरिन, इनएक्टिवेट हेपेरिन एंड कैटलाइजेस क्लॉटिंग. तो ये क्लॉटिंग को कैटलाइज करने का काम करता है और हेपेरिन को इनएक्टिवेट कर देता है. हेपेरिन को हम लोग एंटी क्लॉटिंग एजेंट कहते हैं. अब देखो, ये प्रोथ्रोम्बिनेज जो एंजाइम होता है, इसकी वजह से होता क्या है, प्रोथ्रोम्बिनेज जो एंजाइम है, ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है. थ्रोम्बिन एक प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को कैटलाइज करके कन्वर्ट कर देता है किसमें, थ्रोम्बिन प्रोटीन. थ्रोम्बिन एक प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है. क्लॉट इसी का बना होता है ना. तो प्रोथ्रोम्बिन ब्रेक्स इनटू थ्रोम्बिन प्रोटीन, ब्रेक्स, ठीक है, इनटू थ्रोम्बिन प्रोटीन. और दूसरा क्या करता है, फाइब्रिनोजन जो होता है, फाइब्रिनोजन जो होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, है ना. सॉरी, फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में, ये कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन, है ना. थ्रोम्बिन प्रोटीन और फाइब्रिन मिलकर के वो जो हमारे वुंड के ऊपर जो लेयर बन जाती है, वो क्लॉट जिसको बोलते हैं, क्लॉट का फॉर्मेशन करती है ना. तो यहाँ पर क्या होता है, इस रिएक्शन में फाइब्रिनोजन जब फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर थ्रोम्बिन जो ये बना है ना, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन एंजाइम की तरह काम करता है. थ्रोम्बिन लिख देता हूं, एक्ट एज एंजाइम. ठीक है, समझ आ गया क्या, बताइए भाई, इज इट क्लियर. सर. ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लो, पहले ऊपर वाला नोट कर लो, फिर नीचे वाला दिखा देता हूँ.
नोट कर लिया? नो सर। करिए करिए। सर स्टोर। ठीक है। हो गया? यस सर। ठीक है। एक लास्ट चीज और लिख लो। हीमोफीलिया पता होगा वैसे क्या होती है? हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिजीज है। इसी को ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं। ब्लीडर डिजीज। और इसी को कहते हैं रॉयल डिजीज, क्योंकि ये क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में खोजी गई थी ना। तो एक क्वीन विक्टोरिया का एक बेटा लियोपोल्ड था, उसको ये बीमारी थी, उसमें खोजी गई थी, है ना। और क्वीन विक्टोरिया की
की लड़कियां कैरियर थी, वो डिजीज को लेकर के रशिया के राजघराने में चली गई, स्पेन के राजघराने में चली गई, राइट? तो हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये वो बीमारी है जिसमें ब्लड की क्लॉटिंग बिल्कुल नहीं। नोट करो। हीमोफीलिया इज a genetic disorder in this disease blood clotting in this disease blood clotting do not takes place do not takes place do not takes place the body of patient blood clotting नहीं होती इन बंदों को चोट तो लगने फिर ऐसे कट्स और वुंड्स तो सर ओपन रह जाते होंगे क्या क्या फिर तो हाँ